बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रिक मोटर्स को स्टडी कर रहे हैं। बच्चों, आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेट्स in reverse to that of generator. There are many types of electric motors depending upon the input power sources, constructions, etc. हमने आपको बताया था कि depending upon the input sources, electric motors are of two types. इलेक्ट्रिक मोटर बच्चों AC टाइप की भी होती है, DC टाइप की भी होती है। AC टाइप की जो इलेक्ट्रिक मोटर है बच्चों, उसमें मैंने आपको बताया था कि फर्दर ये दो टाइप्स की सिंक्रोनस भी होती हैं, असिंक्रोनस भी होती हैं, जिनको इंडक्शन मोटर्स बोलते हैं। हमने AC मोटर्स में से इंडक्शन मोटर को डिटेल के साथ स्टडी कर लिया है। बच्चों, एक बात याद रखें, जितनी भी इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं उनका बेसिक प्रिंसिपल एक ही है, और वो प्रिंसिपल क्या है कि जब दो मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, फोर्सें बिल्ड होती हैं जो कि कॉइल को या आर्मेचर को या रोटर को रोटेट कराती हैं। इट मीन्स द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कॉइल्स in magnetic field. Today we are going to discuss DC motor. इसमें हम बच्चों देखेंगे कि DC मोटर क्या है, DC मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और कैसे वर्क करती है। और बच्चों ये भी याद रखें, जिस तरह से AC मोटर की आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, इसी तरह से DC मोटर्स की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, और हम उनमें से एक टिपिकल DC मोटर डिस्क्राइब करेंगे जिसको हम ब्रश्ड DC मोटर कहते हैं। और ब्रश्ड DC मोटर में फिर आगे फर्दर 4 टाइप्स की मोटर्स हैं, और हम परमानेंट मैग्नेट वाली DC मोटर स्टडी करेंगे। अब बच्चों, जो हमने AC मोटर स्टडी की थी वो कम्यूटेटरलेस थी, ब्रश्डलेस थी, लेकिन जो DC मोटर स्टडी करने वाले हैं वो कम्यूटेटर वाली होती है और ब्रश्ड होती है। और ब्रश्ड में मैंने बताया बच्चों कि 4 डिफरेंट टाइप्स हैं, और हम परमानेंट मैग्नेट वाली पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिफाइन DC मोटर। DC मोटर, अ मोटर दैट कन्वर्ट्स डायरेक्ट करंट DC इनटू मैकेनिकल एनर्जी। DC मोटर बच्चों हम बता रहे हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ मोटर दैट कन्वर्ट्स DC इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब हम कह रहे हैं कि DC मोटर्स की आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, और वो कौन सी हैं, ज़रा बोर्ड पे लिस्ट देख लें। हेलो हेलो हेलो। सो वॉच हियर बच्चों, DC मोटर्स विच आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स, brushless and brushed. Brushed मीन कार्बन ब्रशेज़ जिनमें होते हैं लगे हुए उनको ब्रश्ड कहते हैं, जिनमें कार्बन ब्रशेज़ नहीं होते उनको ब्रश्ड लेस कहते हैं। सो ब्रश्ड की आगे फिर 4 डिफरेंट टाइप्स हैं। परमानेंट मैग्नेट टाइप, सीरीज़ वाउंड, शंट वाउंड, कंपाउंड वाउंड। हमने बच्चों DC मोटर पढ़नी है, DC मोटर की ब्रश्ड टाइप मोटर पढ़नी है, और ब्रश्ड में से हमने परमानेंट मैग्नेट टाइप वाली DC मोटर पढ़नी है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टिपिकल मोटर। हम बच्चों तमाम मोटर को तो टच नहीं कर रहे, हम जस्ट अ सिंगल, जिस तरह से AC में से एक असिंक्रोनस जिसको इंडक्शन मोटर बोलते हैं, जो कम्यूटेटर लेस थी, जो ब्रश्ड लेस थी, हमने वो स्टडी की। अब DC मोटर में से हम ब्रश्ड परमानेंट मैग्नेट टाइप मोटर स्टडी करने जा रहे हैं।
So what is DC motor? A motor that converts DC into mechanical energy, that is known as DC motor. Principle. The working principle of DC motor is torque acting on current carrying coil in uniform magnetic field. So this is the fundamental working principle of DC motor. Before I introduce the construction of DC motor, I just want to remind you this topic जो कि बच्चों आप यूनिट 13 में स्टडी करके आए हैं, torque acting on current carrying coil in uniform magnetic. Let us watch here in the reminder. Let us review the topic here on which the DC motor or any electric motor works, that is torque acting on current carrying coil in magnetic field. This is a permanent magnetic field which is written as B. This is a loop of a rectangular current carrying coil PQRS having area A and number of turns N. अब बच्चों आपको पता है कि जब इस कॉइल में से करंट फ्लो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो परमानेंट फील्ड के साथ इंटरैक्ट करेगा, इस कॉइल में टार्क प्रोड्यूस होगा। अब एक्चुअली तौर पर टार्क कैसे प्रोड्यूस होगा, हम एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे बात कर रहे हैं। इस ओरिएंटेशन पे कॉइल की प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। पढ़ कर आए हैं कि जो रेक्टेंगुलर लूप होता है, इट may be assumed as 4 straight conductors named as PQ, QR, RS and SP. Magnetic forces acts on the sides of the rectangular loop. The magnetic force on this side would be maximum, but the force would be into the plane of board according to right hand rule. Magnetic force on this side would also be maximum, but out of the board according to the right hand rule. The magnetic force on current which is parallel to the field and the magnetic force on the current which is here anti-parallel to the magnetic field is 0. It means whenever current passes through this rectangular loop of any coil, couple act on it. Couple tends to rotate the coil. How much torque is produced in the coil, इसका एक्सप्रेशन बच्चों हम पढ़ कर आए, और वो एक्सप्रेशन क्या था कि जब भी किसी करंट कैरिंग कॉइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कपल एक्ट करता है। मैं राइट हैंड रूल एक दफ़ा यहाँ पर आपको बता दूँ, अगर यहाँ पर राइट हैंड रूल इधर अप्लाई करते हैं, थंब इज़ अलॉन्ग द करंट, फिंगर्स टुवर्ड द फील्ड, फ्रंट फेस ऑफ द पाम is inward, it means magnetic force on this side is inward. Magnetic force on this side is outward. On this side force is maximum. On this side force is also maximum. It means two forces acts on the loop which are equal in magnitude, opposite in direction, acting at different places. Their line of actions are not coinciding with each other. It means these forces constitute couple, and couple give rise to the torque, which is tau equal to, पढ़ कर आए हैं बच्चों, that is N I A B into cos alpha. This expression tells us torque acting on current carrying coil in uniform magnetic field depends on the four parameters: number of turns in the coil, current through the coil, area of the coil, strength of the external magnetic field, alpha mean orientation of the coil in the magnetic field. Here orientation of coil is parallel to the magnetic field. Here alpha is 0 because plane of coil is parallel to the field and this angle is angle between plane of coil and direction of external magnetic field. So here alpha is 0, cos 0 1, torque would be maximum. तो जब ये
कॉइल रोटेट करेगा तो फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। जितने भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं सच एस गैल्वानोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, उन तमाम का वर्किंग प्रिंसिपल टार्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब चूंकि मोटर इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है, लेकिन वर्किंग प्रिंसिपल तो सेम है कि टार्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नाउ लेट अस introduce the construction of DC brushed permanent magnet type motor. I want to display the schematic diagram of the DC motor here. जी डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने मैंने DC मोटर बनाई है जो ब्रश्ड DC मोटर है और परमानेंट मैग्नेट टाइप की मोटर है। एंड दैट मोटर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर coil which is capable to rotate in the uniform magnetic field. The terminals of coil are connected to two halves of rings, and these two halves of rings are named as commutator. What is commutator? ये बच्चों आपको बाद में मैं डिफाइन करके और इसका फंक्शन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। B1 and B2 आर द कार्बन ब्रशेस। अब बच्चों ये कार्बन ब्रशेस आपको बताए हैं कि ये कार्बन के ही पीस होते हैं जो इस कम्यूटेटर के साथ इन कांटेक्ट रहते हैं। जब कम्यूटेटर रोटेट करता है कार्बन ब्रशेस स्लाइड करते हैं एंड कनेक्ट द कॉइल टू द एक्सटर्नल सोर्स। और ये टोटल बच्चों ये कार्बन ब्रश है, यानी ये आगे कार्बन का पीस है, पीछे एक स्प्रिंग लगा होता है जो कंप्रेस्ड होता है। जैसे जैसे कार्बन ब्रश बच्चों ये आपको बताया है कि यूज़ होता जाता है, घिसता जाता है, तो पीछे से स्प्रिंग इसको पुश करके रखता है और ये कार्बन ब्रश इस कम्यूटेटर के साथ इन कांटेक्ट रहता है। जब कार्बन ब्रश ख़त्म हो जाता है तो फिर मोटर स्टॉप हो जाती है और हमें कुछ अरसे के बाद ये कार्बन ब्रशेस जो है ये रिप्लेस करने पड़ते हैं। अब बच्चों मैं आपको कार्बन ब्रश ज़रा दिखा दूँ ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर लें कि कार्बन ब्रश किस टाइप का ये एक पीस है। तो वॉच हियर ऑन द स्क्रीन। ये बच्चों आपको आगे ये जो ग्रे कलर का ब्लैक सा ये ब्लॉक सा पीस नज़र आ रहा है, ये कार्बन का ब्रश है। इसके पीछे ये स्प्रिंग लगा होता है और ये स्प्रिंग पीछे फिर वायर के साथ सर्किट में अटैच होता है और ये कार्बन जो कम्यूटेटर के साथ इन कांटेक्ट रहता है। जैसे जैसे कम्यूटेटर रोटेट करता है तो ये उसके साथ स्लाइड करता रहता है। तो दिस इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ कार्बन दैट इज़ नोन एज कार्बन ब्रश। So these carbon brushes they connect the coil to the external circuit. So this is the simplest construction of this DC motor. What is the construction of DC motor? First of all, a rectangular coil capable to rotate in permanent magnetic field. And that rectangular coil has specific dimension, specific number of turn, specific area. So I am not going to drive any mathematical expression. Just watch what are the major parts of the assembly of the brushed DC permanent magnet motor. So rectangular coil capable to rotate in permanent magnetic field. Number 2, ends of coil connected to commutator. This is commutator. और बच्चों आपको बताया कि कम्यूटेटर क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ्स ऑफ रिंग्स। ये पूरा एक रिंग नहीं है बल्कि दो आधे आधे रिंग हैं और आपस में ये टच नहीं कर रहे, इनके बीच में स्पेसिंग मौजूद है, इनका आपस में कांटेक्ट नहीं है। एक मैंने हाफ दिखाया है रेड कलर के साथ, दूसरा हाफ ग्रीन के साथ, और इनके दरमियान कोई लिंक नहीं है, आपस में ये इलेक्ट्रिकली इन कांटेक्ट नहीं हैं, लेकिन ओवरऑल एक सर्कुलर रिंग अपीयर हो रहा है। दैट इज़ नोन एज कम्यूटेटर। इसी को स्प्लिट रिंग्स भी कहते हैं। कम्यूटेटर कह लें, स्प्लिट रिंग्स। व्हाट इज कम्यूटेटर? इट consists of two halves of
ring that reverses the direction of DC after each half revolution. अब जो ज़रा अंडरस्टैंड करें, बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने लिखी है और मैंने कम्यूटेटर को डिफ़ाइन किया है डीसी मोटर के लिए। अदरवाइज यही कम्यूटेटर जब डीसी जनरेटर में लगता है तो फिर बच्चों वहाँ पर इसकी डेफिनेशन कुछ और तरह से बयान करते हैं। लेकिन डीसी जनरेटर में भी कम्यूटेटर स्प्लिट रिंग्स ही होते हैं। डीसी जनरेटर में भी कम्यूटेटर कंसिस्ट ऑफ टू हाफ्स ऑफ मेटेलिक रिंग ही होते हैं। लेकिन वहाँ पर चूँकि कॉइल रोटेट करता है, अल्टरनेटिंग करंट इंड्यूस्ड होता है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है। हाफ रोटेशन ऑफ कॉइल के बाद जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है उसकी करंट रिवर्स होती है, उसकी डायरेक्शन रिवर्स होती है। लेकिन हमें आउटपुट पे डीसी चाहिए होता है, तो वहाँ पर कम्यूटेटर क्या करता है, प्रिवेंट द करंट टू चेंज इट्स डायरेक्शन आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन। और ये भी ध्यान में रख लें कि वहाँ पर कम्यूटेटर प्रिवेंट द एसी टू चेंज इट्स डायरेक्शन आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन एंड वी गेट unidirectional current at the output, which is known as DC, and generator is named as the DC generator. Here we are not supplying AC, we are supplying DC to the motor, because हमारा जो यहाँ पर मोटर हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारी जो इनपुट एनर्जी या सोर्स है वो DC है। अब अगर DC ही अंदर डायरेक्ट जाए देन व्हाट वुड बी हैपन, ये आगे कंस्ट्रक्शन में देखें, आगे वर्किंग में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि कंटिन्यूस टॉर्क तब प्रोड्यूस हो सकता है इस कॉइल के अंदर अगर हाफ रोटेशन के बाद इस कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन रिवर्स होनी चाहिए, और वो डायरेक्शन हाफ रोटेशन के बाद कौन रिवर्स करेगा, वो कम्यूटेटर करेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि एंड्स ऑफ कॉइल कनेक्टेड टू कम्यूटेटर, जिसको स्प्लिट रिंग कह रहे हैं, इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ्स ऑफ रिंग्स दैट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ डीसी आफ्टर ईच हाफ रेवोल्यूशन to give rise to continuous torque in the coil. Now, B1, B2 already told you carbon brushes, और कार्बन ब्रशेस क्या हैं मैं नंबर 3 पॉइंट में लिख देता हूँ, B1, B2 कार्बन brushes that slide with the commutator and connect the coil to the DC source. B1, B2 carbon brushes that slide with the commutator and connect the coil to the DC source as shown in the figure. ये बच्चों मैंने आपको डीसी मोटर की सिंपलेस्ट डायग्राम बताई है। फिर बता रहा हूँ, डीसी मोटर ही होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट करती है, लेकिन डीसी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। प्रिंसिपल टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कंस्ट्रक्शन शोन हेयर, which consists of rectangular coil capable to rotate in permanent magnetic field. Ends of coil are connected to commutator. Commutator means split rings. It consists of two halves of rings. और function क्या है कि it reverses the direction of DC after half revolution, after each half revolution, to give rise to continuous torque in the coil. But what would be the problem arised when commutator reverses the direction of current after each half revolution? That would be discussed in the working. B1, B2 are the carbon brushes which in contact with the commutator and connect the coil to the DC source, या connect to the coil to the electrical energy source कह लें, which is shown here. Now,
हाउ द मोटर ऑपरेट्स, कंस्ट्रक्शन के बाद वर्किंग। व्हेन करंट passes through the coil, a couple acts on it which tends to rotate the magnitude of torque depends on number one, number of turns, number two, area of number one, number of turns of coil, area of coil, number three, current in coil, number four, strength of magnetic field, number five, orientation of coil। 5 चीज़ों पे टार्क की वैल्यू डिपेंड करती है जो कि इस कोयल के अंदर प्रोड्यूस होगा जब करंट कोयल में से पास करेगा। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टार्क? एन आई ए बी कॉज अल्फ़ा एन। नंबर 1 पे लिखा है नंबर ऑफ टर्न है इस कोयल के, आई इस कोयल का करंट है, ए कोयल का एरिया है, बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो ये रेड लाइन से मैंने ड्रा किया है ये इसकी स्ट्रेंथ है, अल्फ़ा ओरिएंटेशन ऑफ कोयल है इन द मैग्नेटिक फील्ड, मीन एंगल है कोयल की सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो इस ओरिएंटेशन पे 0 है। इसका मतलब ये जो ओरिएंटेशन है इट इज़ करस्पॉन्ड टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टार्क विच इज़ एन आई ए बी, क्योंकि जब अल्फ़ा 0 लगाएंगे का 0 1 आ जाएगा, टार्क की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम होगी। अब दिस इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल, दिस इज़ द वर्किंग ऑफ DC ब्रश्ड permanent magnet type motor. Now how continuous torque is built up in the coil? कि अब इसमें देखें कि कंटिन्यूस टार्क कैसे प्रोड्यूस होता है, ज़रा गौर से देखें। पहली बात कि जब ये कोयल घूम के यहाँ पर आ जाएगा, ओरिएंटेशन ऑफ कोयल तो परपेंडिकुलर टू द फील्ड हो जाएगी। परपेंडिकुलर मतलब है कि अल्फ़ा 90 हो जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो टार्क तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये कोयल तो यहाँ से घूम के यहाँ तक जाएगा, आगे फिर कौन लेकर इसको जाएगा, ये कंटिन्यूस टार्क कैसे प्रोड्यूस होगा? तो हमें बच्चों पता आना चाहिए कि एक कोयल नहीं होता, जो DC मोटर होती है उसके अंदर मैनी कोयल्स होते हैं वाउंड अराउंड एन आयरन सिलेंडर एट डिफरेंट ओरिएंटेशंस। तो व्हेन वन ऑफ द coil is perpendicular to the magnetic field, other would not be perpendicular to the magnetic field. So whole assembly of coil rotates in the magnetic field. This whole assembly of coil is named as the armature. ये तो बच्चों मामले को समझने के लिए, वर्किंग को अंडरस्टैंड कराने के लिए मैंने रेक्टेंगुलर कोयल एक लिया है और उसका एक लूप सिर्फ आपको सामने दिखाया है। अदरवाइज़ इस कोयल के मैनी टर्न्स हैं और डिफरेंट ओरिएंटेशन पे और भी ऑल अराउंड द आर्मेचर कोयल्स मौजूद हैं। तो जब किसी एक कोयल की ओरिएंटेशन परपेंडिकुलर टू द फील्ड होगी तो रिमेनिंग कोयल की ओरिएंटेशन परपेंडिकुलर टू द फील्ड नहीं होगी, टार्क कंटिन्यूस प्रोड्यूस ही होगा। लेकिन एक और प्रॉब्लम क्या है जो इस कम्यूटेटर ने हल करना है, उस प्रॉब्लम को देखें। जब ये कोयल इस वक्त करंट यूँ जा रहा है, ये करंट की डायरेक्शन है। अब बच्चों ज़रा अंडरस्टैंड करें, अब करंट इधर यूँ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और अगर मैं राइट हैंड रूल अप्लाई करता हूँ तो फिर इसका मतलब इस साइड पे जो मैग्नेटिक फ़ोर्स होगी वो इनवर्ड होगी, उस साइड पे जो मैग्नेटिक फ़ोर्स है वो आउटवर्ड होगी। इसका मतलब है कि ये आपके पास कोयल है, इधर फोर्स आउटवर्ड है, इधर इनवर्ड है, ये कोयल घूम के यूँ आधी रोटेशन जब कंप्लीट करेगा तो अंडरस्टैंड करें इधर करंट अपवर्ड है तो ये अपवर्ड वाला करंट उधर चला जाएगा, ये जो करंट डाउनवर्ड है ये इस साइड पे आ जाएगा। तो ज़ाहिर है इस साइड पे पहले करंट अपवर्ड था और फोर्स इनवर्ड थी, तो जब ये करंट इधर आ जाएगा, अगर ये करंट डाउनवर्ड ही रहता है तो फोर्स तो आउटवर्ड हो जाएगी। इसका मतलब है कि इस साइड पे फोर्स इनवर्ड है, तो जिस वक्त ये साइड ये वाली साइड इधर आएगी तो फिर इस पे
मैग्नेटिक फोर्स अगर करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता तो फोर्स आउटवर्ड हो जाएगी। तो मतलब ये जो कॉइल जब आधी रोटेशन कंप्लीट करेगा तो फिर दोबारा अपनी रोटेशन को रिवर्स करेगा। अंडरस्टैंड करें कि ये कॉइल घूम के यूँ आया तो जब दूसरी साइड पे ये वाली साइड इधर आ जाएगी जिस पे फोर्स आउटवर्ड थी, तो अगर इधर आने के बाद भी फोर्स आउटवर्ड ही रहती है तो इधर से तो ये साइड इधर मूव हुई क्योंकि फोर्स आउटवर्ड थी। जब ये साइड इधर आ गई अगर फोर्स आउटवर्ड है तो ये फिर वापस आ जाएगी। इसका मतलब है कि कॉइल कंटिन्यूसली रोटेट नहीं करेगा जब तक कि इन साइडों में करंट की डायरेक्शन हाफ रेवोल्यूशन के बाद रिवर्स ना हो। और वो रिवर्स कौन करेगा? ये कम्यूटेटर करेगा। अब बच्चों ज़रा नीचे देखें, इस वक्त ये कार्बन के ब्रशेज़ हैं B1 B2। ये रेड कलर वाला जो ये जो रेड कलर वाला स्प्लिट रिंग है ये B1 को कंटैक्ट कर रहा है, ग्रीन वाला स्प्लिट रिंग B2 को कंटैक्ट कर रहा है। तो हाफ रोटेशन के बाद ये अपनी पोजीशंस को आल्टर करेंगे। ग्रीन वाला इन कंटैक्ट आ जाएगा B1 के साथ, रेड वाला इन कंटैक्ट चला जाएगा B2 के साथ। तो जब ग्रीन वाला इधर आ जाएगा तो DC सोर्स से करंट फिर जब फ्लो करेगा तो इसका मतलब है ये जो साइड है जब इधर आएगी तो इसका करंट ऊपर से नीचे नहीं होगा बल्कि नीचे से ऊपर हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब स्प्लिट रिंग्स कार्बन ब्रशेस के साथ कंटैक्ट चेंज करते हैं तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है जिससे कंटिन्यूस टॉर्क प्रोड्यूस होता है। और करंट की डायरेक्शन रिवर्स क्यों कर हो जाती है? मैंने बताया कि जब ये स्प्लिट रिंग्स कार्बन ब्रशेस के साथ कंटैक्ट रिवर्स करते हैं और ये रिवर्सल होता है आफ्टर ईच हाफ रेवोल्यूशन। तो इसका मतलब है जो हम एक्सटर्नल सोर्स से करंट दे रहे हैं वो तो यूनी डायरेक्शनल है, वो तो DC है, लेकिन कॉइल में करंट जाकर हाफ रेवोल्यूशन के बाद जब अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगा तो तब ही कंटिन्यूस टॉर्क प्रोड्यूस होगा। सो लेट अस आई वांट टू एक्सप्लेन दिस प्रॉब्लम इन द DC motor resolved by the commutator here. If the current in the coil does not reverse its direction after half revolution, after each half revolution the torque would be reversed. मैंने आपको बताया कि अगर इस कॉइल में जो करंट है, इस साइड के मैं नाम बच्चों अगर रख दूं, ये PQ साइड है, ये साइड RS है, इस वक्त करंट P से Q की तरफ है, फोर्स इनवर्ड है, इस साइड पे करंट R से S की तरफ है, फोर्स आउटवर्ड है। जब ये RS साइड उधर चली जाएगी और फिर भी अगर करंट इसका R से S की तरफ रहेगा तो फोर्स आउटवर्ड ही रहेगी, टॉर्क वुड बी रिवर्स्ड आफ्टर ईच हाफ रेवोल्यूशन. This problem was resolved by this device which is known as commutator, and here the function of commutator is to reverse the direction of DC in the coil after each of revolution to give rise to permanent continuous torque in the motor. This problem is resolved by the commutator which reverses the direction of direct current in the coil to give rise to continuous. लेकिन बच्चों एक प्रॉब्लम जो कॉइल की ओरिएंटेशन फील्ड के परपेंडिकुलर जब होती है उसको एड्रेस किया है बाय यूजिंग नंबर ऑफ coils wound around an iron cylinder at different orientation. तो उसमें बच्चों बताया है कि कोई एक पर्टिकुलर कॉइल फील्ड के परपेंडिकुलर हो भी जाता है तो टोटल असेंबली ऑफ कॉइल तो फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं होती, इसलिए टार्क वुड रिमेन मैक्सिमम, देयरफॉर टार्क वुड रिमेन नॉन ज़ीरो इन द अदर कॉइल्स, only torque would be zero. A coil whose plane would be perpendicular to the external magnetic field. बच्चों ज़रा एक बात समझें, मैंने बताया कि हाफ रेवोल्यूशन के बाद करंट ने डायरेक्शन रिवर्स करनी, लेकिन बच्चों ये भी ज़हन में रख लें, चलती हुई चीज़
चलती मीन जो कोई चीज़ मूव कर रही है वो अगर अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिवर्स करती है तो पहले स्टॉप करती है फिर रिवर्स करती है। मसलन ये एक चीज़ इधर ट्रैवल करती जा रही है तो इसने अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स करनी है तो पहले रुकना है फिर वापस आना है। यानी इधर क्या मूव कर रहा है, यहाँ पर स्लो डाउन होने के बाद रुका फिर वापस आया। इसका मतलब है कि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी या डायरेक्शन ऑफ मोशन जब रिवर्स होती है तो ज़ीरो होकर होती है। अगर एक बॉडी यूँ मूव करता है और अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को यूँ रिवर्स करके ले आता है तो ये रिवर्स नहीं है, ये यू टर्न है। और ये टर्मिनोलॉजी आपको पता है पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान में बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई है। लेकिन यहाँ पर रिवर्स का जो एक्चुअल मीनिंग है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए वो ये है कि एक चीज़ सीधी जा रही है और फिर उसी तरह से ही बैक हो जाए, स्टॉप होने के बाद उसको रिवर्स कहते हैं। मतलब ये करंट इधर जा रहा है तो ये करंट इधर हो जाए जब ये साइड उस साइड पे चली जाए। ये करंट नीचे आ रहा है, ये साइड इधर आ जाए तो करंट ऊपर से नीचे नहीं नीचे से ऊपर हो जाए। इसका मतलब है हाफ रेवोल्यूशन के बाद करंट मस्ट रिवर्स दिस डायरेक्शन। तो जब करंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगा उस वक़्त बच्चों करंट ज़ीरो हो जाएगा। यानी करंट ने एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन, मतलब एक करंट इधर जा रहा है। अब अल्टरनेटिंग करंट कोई बच्चों देख लें, अल्टरनेटिंग करंट को मैं अगर साइनसाइडली यहाँ मैं साइनसाइडली क्या है ग्राफ में ड्रा करता हूँ, हाफ रेवोल्यूशन में करंट की ये डायरेक्शन है तो हाफ रेवोल्यूशन के बाद जब करंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है तो बच्चों ज़ीरो होने के बाद फिर रिवर्स करता है। तो हाफ रेवोल्यूशन के बाद इस डीसी ने कॉइल में डायरेक्शन रिवर्स करनी है। रिवर्स करानी किसने है? कम्यूटेटर ने करानी है। लेकिन जिस वक्त रिवर्स होनी है एक दफ़ा करंट ज़ीरो होकर करंट की डायरेक्शन रिवर्स होनी है। तो जिस वक्त करंट ज़ीरो होगा उस वक्त टार्क ज़ीरो होगा वट एवर द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। इसका मतलब है इस कॉइल के अंदर पहली बात कंटिन्यूस टार्क प्रोड्यूस कराने के लिए करंट का हाफ रेवोल्यूशन के बाद डायरेक्शन का रिवर्स होना ज़रूरी है। लेकिन इवन देन जब करंट रिवर्स होगा मोमेंटरीली करंट ज़ीरो होगा, मोमेंटरीली टार्क ज़ीरो होगा एंड jerks will be established in the coil। कॉइल यूँ रोटेट कर तो जब हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो जिस वक्त कंटेक्ट बदलेंगे कम्यूटेटर्स के, करंट ने जिस वक्त डायरेक्शन बदलनी है करंट ने ज़ीरो होना है। कॉइल ने लम्हे भर के लिए टार्क ज़ीरो होना है। तो चूँकि इनर्शिया होता है कॉइल रोटेट ही करता रहता है लेकिन लिटिल जर्क प्रोड्यूस होती है। जर्क का मतलब एक झटका सा लगेगा कॉइल को जिस वक्त करंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगा। दीज जर्क्स कैन बी कंसिडरेबली reduced by using many coils wound around an iron cylinder which is known as armature. In this way a continuous steady torque can be produced in the DC motor by using commutator and assembly of coil wound around an iron cylinder at different orientations. So this is the working of DC brushed permanent magnet type motor.